अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। देखिए मित्रों, अब जो आपका अगला सवाल आ गया है वो आपका अगला सवाल, टॉपिक आपका दूसरा है। आपका यहाँ पे जो टॉपिक आ गया है वो है आपका विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, ये। अब पिछला जो टॉपिक था वो मुख्यमंत्री का था, इस बार जो टॉपिक है वो विधानसभा का है। अब चलें इसका हम लोग थोड़ा सा डिटेल लेते हैं। सवाल है आपका, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत की बात कही गई है? मित्रों उसको जानते हैं, सीधा सा जवाब क्या है कि 33% है। अब इसका थोड़ा सा अगर आप डिटेल लेना चाहें तो आपको उसका डिटेल देते चलते हैं। इसको आप मित्रों जानते होंगे कि संसद ने एक अधिनियम पास किया है जिसको कहा जाता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वंदन अधिनियम 2023। ठीक है, यही बिल पास किया है। किसने पास किया? पार्लियामेंट ने। इसको कैबिनेट ने जो मंजूरी दी थी, यानी जो मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी वो था 18 सितंबर 2023। ठीक है, इसी कानून के द्वारा ये कर दिया गया है कि जैसे लोकसभा है, राज्यों में विधानसभाएं हैं, इन सब में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात मित्रों ये ध्यान में रखें कि ये जो महिलाओं को आरक्षण देने की जो बात आई है, इसके लिए ये जो पहला प्रयास किया गया था, यानी अगर आप संसद की बात करेंगे तो ये पहला प्रयास किया गया था 1996 में। ठीक है, यानी लोकसभा में पहली बार 1996 में महिलाओं को सदन में आरक्षण देने की व्यवस्था के लिए एक प्रावधान किया गया, मतलब एक प्रावधान किए जाने के लिए सोचा गया, उसके लिए विधेयक लाया गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो कई बार महिलाओं को सदन में रिजर्वेशन देने के लिए विधेयक लाया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पास नहीं हुआ। इस तरीके का जो बहुत बेहतरीन प्रयास हुआ था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के भी समय हुआ था 2008 में। यानी 2008 में भारत के प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय संविधान में लाया गया 108वां संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। यह विधेयक लाया गया 2008 में। यह बात अपनी जगह है कि इसको राज्यसभा ने तो पास कर दिया, लेकिन यह लोकसभा में गतिरोध पैदा हो जाने की वजह से पास नहीं हुआ। इसके बाद क्या हुआ कि ये बिल बाद में 2014 में चुनाव होता है, सरकार बदल जाती है, दूसरी सरकार आ जाती है, मामला पेंडिंग में पड़ जाता है। तब जाके अब 2023 में ऐसा किया गया कि कानून बना के महिलाओं को रिजर्वेशन देने की व्यवस्था कर दी गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 33। आगे है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? यानी किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो मित्रों उसका जवाब है, जो इसमें आपको विकल्प दिया जा रहा है वो है पश्चिम बंगाल। अब आपको थोड़ा सा डिटेल दे देते हैं। पहली बात मित्रों ये ध्यान में रखें कि जब कभी भी विधानसभा से सवाल पूछा जाए, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली से सवाल पूछा जाए, तो एक दो फैक्ट याद रखें। एक, कि किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो 500 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। यानी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है। ठीक है, और जो मिनिमम सदस्य संख्या रखी गई है वो रखी गई है 40। लेकिन यूपी में, सॉरी अपने यहां भारत में सिक्किम इसका अपवाद है। सिक्किम इसका क्या है? अपवाद है, एक्सेप्शनल कंडीशन। सिक्किम में विधानसभा में केवल 32 सीट है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में जिस राज्य में विधानसभा की सीटें सबसे कम है वो सिक्किम है। अगली बात ये ध्यान में रखें कि जो सीटों को जो निर्धारित किया गया है, तो जैसे जो बंगाल में रखा गया है मित्रों, ये यूपी में सीट रखी गई है 403। ठीक है, यूपी के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा सीट रखी गई है वो बंगाल है, और वहां पे रखा गया है 294। अगर आप बिहार की बात करेंगे तो यहाँ पे है लगभग 240। मध्य प्रदेश की बात करेंगे यहाँ पे है 230। तमिलनाडु की बात करेंगे तो यहाँ पे है 239। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें जो राइट आंसर है वो आपका है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, यानी पश्चिम बंगाल। अब चलने आगे सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो चलें इसको मैच करा लेते हैं मित्रों। जैसे उत्तराखंड में
70 सीट है, सही है। उत्तर प्रदेश में हमने आपको पहले से बताया 403 सही है। गोवा में 40 सीट है, लेकिन मणिपुर में 62 सीट का ऑप्शन ये गलत है मित्रों। इसका मतलब हुआ राइट आंसर आपका मणिपुर है। एक चीज ये ध्यान देते चलें कि अपने यहाँ जो सीटें रखी गई हैं मित्रों, जैसे हमने आपसे बताया कि विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से ज्यादा नहीं होती। जिस राज्य में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है वो यूपी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके डिटेल में अगर आप चलेंगे तो आप ये देखने को पाएंगे कि सबसे कम सीट सिक्किम में 32 है। लेकिन इसके बाद दो तरीके के राज्य हैं, एक वो जहां पे केवल 40 सीट है विधानसभा में, और एक वो जहां पे विधानसभा में 60 सीट रखी गई है। तो 40 सीट में एक नाम आपका गोवा का आता है, और जो आपका दूसरा राज्य आता है उसमें सीटों की संख्या के मामले में वो आपका दूसरा राज्य आता है मिजोरम। यानी इन दोनों में 40-40 सीट रखी गई है। लेकिन जैसे अगर आप यहां पे आ जाएंगे तो जैसे नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, इस तरीके से देखेंगे वहां पे सीटों की संख्या 60 रखी गई है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका होगा मणिपुर। मणिपुर में 62 नहीं 60 सीट रखी गई है। तो मित्रों इसमें आपका राइट आंसर हो गया मणिपुर, वहां पे 62 नहीं 60 सीटें हैं। ये हमने आपको पहले से ही बता दिया कि जो अपने यहाँ विधानसभा में जो सीटों का वर्गीकरण किया गया है या आवंटन किया गया है, आप ही कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, तो उसमें एक तरफ 60 सीट वाले हैं, तो 60 सीट वाले में ये 5 राज्य आते हैं, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर। गोवा और मिजोरम में केवल 40 सीट है। इन पांचों में 60 सीटें हैं। सबसे कम सीटें 32 सीटें सिक्किम में हैं, और सबसे ज़्यादा यूपी में है, वो आपको बताएगा 403 सीटें हैं। चलें अगले सवाल पे। आपसे पूछा जा रहा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया। क्या कहा जा रहा है, दल बदल पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो मित्रों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी ये वाला। अब इसका थोड़ा सा हम आपको डिटेल दे दें। देखें मित्रों, ये है कि अपने यहाँ चुनाव जीतने के बाद कई बार क्या होता था कि राजनेता जो होते हैं, जो हमारे सांसद या विधायक होते हैं, वो कई बार अपनी पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यानी दल, इसी को कहा जाता है दल बदल करना। तो दल बदल भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी, या यूं कह लें बहुत ही गंभीर समस्या रही है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए जब राजीव जी यानी राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कराया। काम क्या था, जरा वो ध्यान दें। फैक्ट क्या है कि संविधान में उन्होंने 52वां संशोधन कराया, अमेंडमेंट करवाया। किस साल कराया, 1985 में करवाया। और इसी संशोधन के द्वारा अपने संविधान में जोड़ी गई एक अनुसूची, शेड्यूल, जिसको आप कहते हैं 10वीं अनुसूची, यानी 10th शेड्यूल। इसमें इस अनुसूची का एक नाम रखा गया है जिसको हम लोग कहते हैं दल बदल निरोधक अधिनियम। दल बदल निरोधक अधिनियम, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो ये जो है 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है, ये मित्रों इसी को हम दल बदल के नाम से जानते हैं। इस कानून में एक व्यवस्था डाली गई कि अगर चुनाव जीतने के बाद कोई भी व्यक्ति अपना दल बदल कर देता है, तो ऐसी स्थिति में उसके जो सदन की जो सदस्यता है, वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो ये फैक्ट आप स्पेशली याद रखें। छोटी छोटी परीक्षाओं में मित्रों ये सवाल आपसे अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो वो 52वां संविधान संशोधन है। साल हमने आपको बताया 1985, और उसमें भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन था, राजीव जी थे, यानी राजीव गांधी जी थे। राजीव गांधी जी जो भारत के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, वो श्रीमती गांधी की हत्या के जस्ट बाद बनाए गए थे, यानी 1984 से लेके 89 तक राजीव गांधी जी भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे। ठीक है, सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर थे। अब चलते हैं हम लोग इसके आगे। पूछा गया राज्यों में मनी बिल यानी धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोनों सदनों में से किसी एक सदन में, दोनों सदनों में से परस्पर एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो मित्रों उसका जवाब होगा केवल विधानसभा में। अब अगर आप मान ले थोड़ी देर के लिए धन विधेयक की बात करें, तो धन विधेयक के विषय में मित्रों एक दो फैक्ट हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी धन विधेयक सदन में लाया जाता है, यानी मनी बिल, चूंकि संबंधित किससे है, सीधे सीधे ये धन के लेन देन से संबंधित होता है। ठीक है, धन के लेन देन से संबंधित होने के नाते बहुत ही महत्वपूर्ण बिल होता है।
एक बात, दूसरी बात ध्यान में रखें, जैसे हम जब आपका बजट आता है, जैसे केंद्र में अपना बजट आता है, राज्यों का अपना बजट आता है, तो जो बजट होता है या जो बजट संबंधी प्रस्ताव होते हैं वो धन विधेयक का ही हिस्सा होते हैं, या यूं कह लें बजट संबंधी प्रस्ताव धन विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। एक अगली बात ये ध्यान में रखें, क्योंकि धन विधेयक है तो धन विधेयक की शुरुआत हमेशा, एक लाइन में उसका जवाब नोट करें, धन विधेयक की शुरुआत हमेशा निम्न सदन से होगी। ठीक है, लोअर हाउस से होगी। और निम्न सदन में कौन आएगा? सेंटर की बात करेंगे तो लोकसभा आएगी, राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा में आती है। ठीक है, शुरुआत हमेशा निम्न सदन से होगी। ये बात अपनी जगह है कि बाद में उसको उच्च सदन को भेजा जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा सी। चलें आगे। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो मित्रों इसका सीधा सा जवाब क्या होगा? जो उस राज्य का राज्यपाल होगा वो। मतलब क्या हुआ? राज्यपाल की अनुमति के बिना उस राज्य का वित्त मंत्री राज्य की विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत नहीं करेगा। अब इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कभी भी धन विधेयक यानी मनी बिल सदन में लाया जा रहा है, कहां पे लाएंगे? सदन में लाएंगे, हाउस। तो सदन में कौन सा होगा? तो चूंकि शुरुआत हमने आपको पहले से कहा था कि शुरुआत हमेशा कहां से होगी, तो आपको बताया गया निम्न सदन से होगी, लोअर हाउस से होगी। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वो निम्न सदन में लाया जा रहा है तो निम्न सदन में सदन कौन कौन सा हुआ? सेंटर में हो गया लोकसभा, और राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा। मतलब क्या हुआ? ये फैक्ट नोट करें कि धन विधेयक हमेशा इसकी शुरुआत निम्न सदन से होगी, केंद्र में बात होगी तो लोकसभा से शुरुआत होगी, राज्यों की बात होगी तो विधानसभा से शुरुआत होगी। एक बात। दूसरी बात ये ध्यान में रखें, इसको सदन में लाने से पहले आपको परमिशन लेनी होती है। तो परमिशन देने का काम हमेशा केंद्र की बात होगी तो राष्ट्रपति की परमिशन जरूरी है, और अगर राज्य की बात हो रही है तो राज्य का राज्यपाल, इसकी परमिशन के बाद ही, इसकी आज्ञा के बाद ही ये विधेयक सदन में लाए जाते हैं। ठीक है, अब चले आगे। राइट आंसर हो गया आपका ए। अगला सवाल है, पूछा जा रहा आपसे, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपना क्षिप्त राशि खो देता है तो उसका अर्थ है कि, क्षिप्त राशि नहीं मित्रों, उसको कहा जाता है, इसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सिक्योरिटी मनी। ठीक है, सिक्योरिटी मनी। आप इसको हिंदी में कह सकते हैं जमानत राशि। जमानत राशि अंग्रेजी में आप कहते हैं इसको सिक्योरिटी मनी। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लें कि चुनाव कराया गया, चुनाव के लिए जब आप कभी भी नॉमिनेशन कराने जाते हैं तो नॉमिनेशन कराने से पहले आपको एक निश्चित धनराशि चुनाव कराने वाली संस्था के पास आपको जमा करना पड़ता है। जब चुनाव कराने वाली संस्था के पास जमा करेंगे तो जितना चुनाव में वोट डाला गया है, यानी चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का 1/6 से कम अगर आपको वोट मिलता है तो ऐसी स्थिति में आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी जो आपने पैसा निर्वाचन या चुनाव कराने वाली संस्था के पास आपने जमानत के तौर पे जमा किया था वो आपको वापस नहीं की जाएगी। तो इसका राइट आंसर की जो आपको विकल्प दिया गया है, आपको क्या दिया गया कि मतदान बहुत कम हुआ, बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था, निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंदी पर विजय बहुत कम मतों से बनी। अगला ऑप्शन आपको दिया गया, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों का आपको 1/6 वोट मिलना थोड़ा कठिन हो जाएगा। 1/6 का मतलब ये हुआ कि लगभग हर 100 वोट में से लगभग 16-17 वोट आपको पाना जरूरी है। अगर आप इससे कम वोट पाते हैं तो जो आप सिक्योरिटी मनी यानी जमानत राशि जमा करते हैं वो आपको वापस नहीं की जाती है, और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आपको वो पैसा वापस न मिले। अब चलें आगे। सवाल है, भारत में विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? विधानसभा चुनाव किस आधार पर होते हैं? आपको 4 विकल्प दिया गया, एकल हस्तांतरणीय मत, सीमित मताधिकार, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और वयस्क मताधिकार। मित्रों, चूंकि बात किसकी हो रही है? विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो उसका जवाब है वयस्क मताधिकार, यानी एडल्ट सफरेज कहा जाता है इसको।
अब इसका मतलब क्या है, थोड़ा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। देखें मित्रों, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में एक व्यवस्था डाली गई है कि जो चुनाव में मतदान करने वाले लोग हैं, उनकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यानी 18 साल से कम ना हो, कम ना हो। यानी मतदान करने की न्यूनतम उम्र 18 साल है, अधिकतम कोई उम्र होती नहीं। एक बात। दूसरी बात ध्यान में रखें, ये जो उम्र 18 साल है, ये पहले 21 साल थी, इसको कम कर दिया गया। इसको कम जब किया गया, तो इसको कम करने का काम किया था राजीव जी ने, राजीव गांधी जी ने। राजीव गांधी जी उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे। संविधान में संशोधन किया गया 1989 में, और संविधान में संशोधन करने के बाद मतदान की उम्र को 18 साल से घटा करके, 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडल्ट वोटिंग। यानी हमारा संविधान ये मानता है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा है, वो वयस्क है, और वही वयस्क चुनाव में मतदान करने के लिए अधिकृत है, एथराइज है। अगला सवाल है, राज्यों की विधानसभा को कितनी समयावधि के अंदर संवैधानिक संशोधन विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करना पड़ता है? आपको जो विकल्प दिया गया, 14 दिन, 30 दिन, 6 माह, कोई निश्चित सीमा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ मित्रों, अगर आप इसका राइट आंसर अगर देखेंगे तो ये क्या है, इनमें से कोई नहीं। आप पूछेंगे कैसे, सवाल क्या है, जरा शब्दों पे ध्यान दें। कहा जा रहा है, राज्यों की विधानसभा को कितनी संवैधानिक समयावधि के अंदर संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार करने। हमारे संविधान में संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने की ऐसी कोई डेडलाइन या कोई सीमा रेखा तय नहीं की गई है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कोई निश्चित सीमा नहीं है। अगला सवाल है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यानी मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय राज्य में कौन करेगा? तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा। ये यानी जिसको आप क्या कहते हैं, स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ये ध्यान रखें मित्रों, हमेशा जब कभी भी धन विधेयक की बात आए, मनी बिल की बात आए, तो कुछ जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमेशा ध्यान में रखें कि धन विधेयक, हमने आपसे बताया था कि धन विधेयक धन के लेन देन से संबंधित है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिल माना जाता है। तो जब भी धन विधेयक सदन में लाया जाता है, तो उसके लिए राष्ट्रपति या राज्य की बात हो रही तो राज्यपाल के अनुमोदन या उसकी स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। उसके परमिशन के बाद इस सदन में विधेयक लाया जाता है, और जब भी इस विधेयक को सदन में लाया जाता है, तो हमेशा इसकी शुरुआत निम्न सदन से होती है। यानी केंद्र में बात होगी तो लोकसभा से, राज्यों की बात होगी तो विधानसभा से। ठीक है, जब इसको सदन में लेके आते हैं, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस पे पहला और अंतिम निर्णय हमेशा ये ध्यान में रखें मित्रों कि जो निम्न सदन का जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है, जिसको आप कहते हैं स्पीकर, वही ये निर्णय लेता है। तो कौन सा है? स्पीकर, यानी विधानसभा अध्यक्ष। सेंटर की बात होगी तो लोकसभा अध्यक्ष। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? विधानसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन सत्य है? अब आपको राइट आंसर इसमें देखना है कि राज्यों की विधानसभाओं की अवधि 5 वर्ष होती है। फिर पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन की स्थिति में विधानसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राज्य विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि राज्य विधानसभा की बैठक हुई हो। उपर्युक्त सभी मित्रों 11 में जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डी। अब इसका जो डिटेल दिया गया है वो ध्यान में रखें मित्रों, जिससे कहा जा रहा है विधानसभा की सामान्य अवधि कितना है? 5 साल। राइट आंसर है। आप इसको जानते हैं कि निम्न सदन यानी लोअर हाउस एक अस्थायी सदन है, एक टेम्परेरी हाउस है, और इसका सामान्य कार्य हमें औसतन मतलब यूं कह लें कि 5 वर्ष का होता है। ये बात अपनी जगह है कि जरूरत पड़ने पर निम्न सदन को राष्ट्रपति या राज्यपाल समय से पहले भंग या डिसॉल्व कर सकते हैं, विघटित कर सकते हैं। ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर कहा जा रहा है विधानसभा का विघटन उसके गठन के बाद किसी भी समय किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि उसकी बैठक सही हुई हो। ये बिल्कुल राइट आंसर है बेटा। मतलब क्या हुआ?
उपर्युक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है। आगे चलें। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। ठीक है, एक सदन नामित किया जाता है ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, पारसी समुदाय से। तो मित्रों उसका जवाब है सी। ठीक है, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे नोट करें। वो आपको नोट ये करना है कि मित्रों व्यवस्था ये डाली गई थी अपने यहाँ कि जो निम्न सदन होता है, जो लोअर हाउस है, वो लोअर हाउस में आपको बताया गया कि अपने यहाँ लोअर हाउस सेंटर की बात करते हैं तो लोकसभा, और राज्यों की बात करते हैं तो विधानसभा। लोकसभा में लोकसभा में 2 सीट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा और विधानसभाओं में एक सीट उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा क्या की जाती थी, नॉमिनेट कर दी जाती थी, मनोनीत कर दी जाती थी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, और जिसको मनोनीत करते थे वो क्या होता था, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, वो आंग्ल भारतीय समुदाय का होता था। ठीक है, लेकिन इसको आप जानते हैं कि बाद में पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया, और पार्लियामेंट में बिल लाने के बाद क्या किया गया कि ये जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की व्यवस्था थी, अब इसको 2020 से हटा दिया गया है। ठीक है, तो अभी इसमें जो आंसर दिया है आपको मानना पड़ेगा वो एंग्लो इंडियन है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, 12वें सवाल में राइट आंसर ऑप्शन सी है। लेकिन ये बात हमने आपको अलग से बता दी कि ये जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने की व्यवस्था थी, ये वर्तमान में समाप्त हो गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब राष्ट्रपति और राज्यपाल निम्न सदन में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का या आंग्ल भारतीय समुदाय के किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट नहीं करते हैं। संविधान में संशोधन कर दिया गया था, और ये संविधान संशोधन जो बिल लाया गया था ये 2019 का है, और इसको 2020 से, जनवरी 2020 से इसको लागू किया गया। और ये जो संविधान संशोधन था आपका, ये था 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, अब चलें आगे। अगला सवाल है, किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के विधानसभा में 2 महिलाओं की नियुक्ति की व्यवस्था की है, और कौन करता है, उस राज्य का राज्यपाल। मित्रों इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं उसमें राइट आंसर प्रेजेंट टाइम में ऑप्शन नहीं है, यानी जम्मू कश्मीर। अब इसका थोड़ा सा डिटेल ले लें। थोड़ा सा डिटेल मित्रों ये है कि अगस्त 2019 से आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 था, इसको अब हटा दिया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या किया जाता है कि 370 को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक लाया गया। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन संशोधन विधेयक, उस विधेयक में एक व्यवस्था ये डाली गई है कि जम्मू कश्मीर राज्य जो पहले एक पूर्ण राज्य था, यानी 2019 से पहले जो पहले एक पूर्ण राज्य था, फुल स्टेट था, अब उसको क्या बना दिया गया, अब वो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अब जब आप यूनियन टेरिटरी पढ़ते हैं तो आप क्या पढ़ते हैं कि भारत में कुल 8 यूनियन टेरिटरी है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे अब पूर्ण राज्य कितने बचे, 28। इसका मतलब क्या हुआ, वर्तमान स्थिति हमारी क्या है, यानी 370 अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद वर्तमान स्थिति हमारी ये है, 28 पूर्ण राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी है। ये जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है, ये अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के पहले मित्रों ये ध्यान में रखिएगा, वो यहाँ पे शामिल था वो। ठीक है, यानी क्या था, तब यहाँ पे 29 राज्य थे, और यहाँ पे 8 नहीं थे, 7 थे। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को यहाँ से हटा के कहाँ पे जोड़ दिया गया, यहाँ पे। तो यहाँ पे राज्यों की संख्या 29 से घट के कितनी हो गई, 28, और ये जो पहले 7 थे कितने हो गए, 8। अब ये जो जम्मू कश्मीर हटाया गया है, इसी जम्मू कश्मीर में जो नया कानून आया है, जिसको आप कहते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019, उसमें क्या किया गया कि राज्य के उपराज्यपाल को अधिकार दे दिया गया कि वहां पे जो विधानसभा की कुल सीटें हैं, उन कुल सीटों में से 2 सीटें वो महिलाओं के लिए रिजर्व रखेगा। जिसमें से व्यवस्था क्या डाली गई है कि जम्मू कश्मीर में जो टोटल सीट रखी गई है बच्चों, वो 87 है, जिसमें और 24 सीट इसमें क्या रखा गया है
कि ये पाक अधिकृत कश्मीर में आता है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो आपका ये हो जाएगा 8 4 11, 8 2 10 7 4 11, 8 2 10 11 है। जम्मू जम्मू कश्मीर में बच्चों जो सीट रखी गई है वो क्या रखा गया है कि 24 सीट ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए है, जिसको आप पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, और 83 सीट ये अपने यहाँ के लिए आती है, यानी भारत के हिस्से में है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 8 2 10। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के लिए टोटल जो विधानसभा की सीटें तय की गई हैं वो 107 हैं। इन 107 पे भारत का निर्वाचन आयोग 83 सीटों पे मतदान करवाएगा। 24 सीटें क्या हैं वो पाक अधिकृत कश्मीर में है, तो उसके ऊपर हम चुनाव नहीं करा सकते। आप बल्कि ये कह सकते हैं कि इन 24 सीटों के ऊपर भारत के केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने 1947 से लेकर के और आज तक अभी चुनाव नहीं कराया है। इसलिए वो हमारे आधिपत्य में नहीं है, हमारे हम कह लें उसको, वो हमारे नियंत्रण क्षेत्र से बाहर है। तो यही एक ऐसा राज्य है जहां पे जम्मू कश्मीर के लिए 2 महिलाओं को नॉमिनेट कर देता है वहां का राज्यपाल। तो राइट आंसर आपका होगा जम्मू कश्मीर। बाकी हमने आपको डिटेल दे दिया ये। अब चलें आगे। विधानसभा सदस्यों का निर्वाचन किसकी देखरेख में होता है? विधानसभा सदस्य, इन्हीं को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो किसकी देखरेख में होगा? निर्वाचन आयोग की। अब राइट आंसर आपका क्या हो गया? निर्वाचन आयोग। थोड़ा सा अगर आप डिटेल लेना चाहें जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि निर्वाचन का अगर आप डिटेल लेना चाहते हैं तो मित्रों ये ध्यान में रखें, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। तो निर्वाचन आयोग 2 तरीके का हुआ, एक जो केंद्र के लिए जिसको आप कहते हैं केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, और एक है जिसको आप कहते हैं राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका जिक्र भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 में किया गया है। इसका जो जिक्र किया गया है ये अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक आता है। 324 से 329 तक आता है। ठीक है मित्रों, ये ध्यान में रखें, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है ये केवल 6 चुनाव करवाता है बस। 6 चुनाव कौन कौन से कराता है उसका भी हम आपको डिटेल दे देते हैं। क्या क्या है? एक, राष्ट्रपति का चुनाव, दूसरा उपराष्ट्रपति का चुनाव, तीसरा लोकसभा का चुनाव, फिर राज्यसभा का चुनाव, राज्यों में विधानसभाएं यानी लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव, और विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव। तो यही गिनती के 6 आयोग चुनाव कराता है। कि किसका करा रहा है? विधानसभा का। देखें वही सवाल पूछा गया आपसे 324, और आपको हमने बताया कि निर्वाचन जो आयोग है ये हाँ, आपसे एक सवाल और पूछा जाता है कि कैसा आयोग है, तो आप बताइएगा एक संवैधानिक आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, इस आयोग में वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे यानी केंद्रीय निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, और उसी के अंडर में काम करने वाले 2 और केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त होते हैं। कभी कभी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आपका जवाब होगा कुल 3 सदस्य होंगे। इन 3 सदस्यों में से एक सदस्य को जो सबसे चीफ मतलब जो सबसे सीनियर होगा उसको हम लोग कहेंगे कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, और उसी के अधीन 2 और निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उनको केवल केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। एक बात। अगली बात ये ध्यान में रखें, केंद्रीय निर्वाचन आयुक्त त्रिसदस्यीय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भारत का प्रेसिडेंट करता है। अगली बात ये ध्यान में रखें कि जो निर्वाचन आयोग का जो कमिश्नर होगा यानी जो आयुक्त होगा वो IAS अधिकारी होते हैं, बहुत ही मतलब जो सीनियर कैंडिडेट होते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है वो अपने पद ग्रहण से या उम्र तक अगर देखा जाए तो नियुक्ति से आगे 6 साल तक या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र तक के लिए होता है। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर पद से हटाना हो तो इसके लिए
महाभियोग यानी इम्पीचमेंट लाया जाना पड़ता है। ठीक है, इतने फैक्ट आप सुन लें, इसको नोट कर सकते हैं आप, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर आपसे सवाल पूछा जाता है। चलें आगे। विधानसभा का सदस्य रहे बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? क्या पूछा जा रहा है? विधानसभा का सदस्य बने बिना, आपने आपको बताया था 6 माह तक। ठीक है, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद हो, इसी तरीके से चाहे केंद्र की बात हो तो चाहे प्रधानमंत्री हो या प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद हो, जब आप पद ग्रहण करने जाते हैं, जब आपको पद की शपथ दिलाई जाती है, तो शपथ ग्रहण करने की 6 महीने के अंदर आपको सदन की सदस्यता लेना जरूरी होता है। वही आपसे सवाल पूछा जा रहा है। आगे, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? क्या पूछा जा रहा है? सत्र का अवसान यानी एंड ऑफ सेशन किसका? विधानसभा का सत्रावसान। तो मित्रों, सत्र को बुलाने का काम और सत्र को समाप्त करने का काम अगर राज्य की बात हो रही है तो कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। अब राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन बी। कुछ इंपॉर्टेंट बात आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, अक्सर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, खास करके जो एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं। मित्रों, एक बात ध्यान में रखें कि जो राष्ट्रपति और राज्यपाल हैं, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नर, राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल, ये दोनों लोग क्या करेंगे? सत्र को आहूत करेंगे। सत्र को आहूत करेंगे। सत्र को आहूत करना अंग्रेजी में आप कहते हैं कॉल ऑफ सेशन। फिर क्या कहेंगे? सत्र को समाप्त करना। सत्र को, या यूं कह लें सत्रावसान करना ज्यादा बेहतर होगा, ये आप नोट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। सत्रावसान करना, सत्रावसान करना, इसको क्या कहा जाता है? एंड ऑफ सेशन। आहूत शब्द आह्वान से बना है। जैसे हमारे आपके यहाँ पूजा पाठ होता है, पंडित जी आते हैं तो क्या बताते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान कर रहे हैं, यानी उनको सादर आमंत्रित कर रहे हैं। तो सत्र को आहूत करने का काम, और सत्र अगर एक बार बुलाया गया है तो उसको समाप्त भी करेंगे। तो समाप्त करने को क्या कहा जाता है? सत्रावसान यानी एंड ऑफ सेशन। मित्रों, ये ध्यान में रखें, ये दोनों काम हमेशा राष्ट्रपति और राज्यपाल करते हैं। और आप ये जानते हैं कि सत्र जो होता है वो 3 सत्र चलते हैं, 3 सेशन चलाए जाते हैं। कौन कौन से? तो आप जानते हैं उसको कहा जाता है बजट सत्र यानी बजट सेशन। फिर आप पढ़ते हैं मानसून सत्र यानी मानसून सेशन, और फिर आप पढ़ते हैं शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। ठीक है, बजट, इसको हम लोग संक्षेप में क्या बोलते हैं? बजट सत्र यानी बी, मानसून सत्र मतलब एम, शीतकालीन सत्र को अंग्रेजी में कहते हैं विंटर सेशन यानी BMW। तो आप इसको संक्षेप में याद रखने के लिए आप क्या बता सकते हैं? BMW यानी बजट सत्र, मानसून सत्र और विंटर सेशन। ये ध्यान जरूर रखें, जो आपसे सवाल कई बार पूछ लिया जाता है कि अगर एक सत्र शुरू हुआ है, जैसे बजट सत्र शुरू हुआ, तो जिस तारीख में, जिस डेट में वो खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर अगला सेशन शुरू हो जाना चाहिए। उसी तरीके से जिस डेट में मानसून सेशन खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर शीतकालीन सत्र शुरू हो जाना चाहिए। जिस डेट में शीतकालीन सत्र खत्म होगा, उसके 6 महीने के अंदर फिर ये सेशन शुरू हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ? 2 सेशन के बीच में अधिकतम अवधि 6 माह की होती है। और सत्रावसान पूछा जा रहा है तो भी अगर मान लें यहाँ पे पूछ लिया जाता कि सत्र को आहूत करने का काम कौन करता है, तो भी राज्यपाल होता। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है। गणपूर्ति, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोरम है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति कितना होगा? तो आपको 4 ऑप्शन दिया गया, 30 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो, 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो, सदन की कुल सदस्य संख्या का आधा भाग, फिर पूछा गया सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग। तो मित्रों, इसमें आपका जो राइट आंसर होगा 17 में, वो होगा सदन 10 सदस्य या कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग, यानी राइट आंसर आपका है बी। अब इसका मतलब क्या होता है मित्रों, जरा वो जान लें। जैसे
कोई भी सदन हो मित्रों, कोई भी सदन हो, उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, उसका नियम है कि जब भी सदन की कार्यवाही बुलाई जाएगी तो सदन की जो सदस्य संख्या है उसके 1/10 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। अब आपको उदाहरण देते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे लोकसभा है, तो लोकसभा में 543 सीट है, ठीक है। अब पता लगा लोकसभा की बैठक बुलाई गई कार्यवाही करने के लिए, तो इसका आप 1/10 निकाल लें, कितना आ जाएगा? 54.3। इसका मतलब क्या हुआ? बैठक में कम से कम 55 सांसद होना जरूरी है। क्लियर? एक बात। इसी तरीके से चलें, राज्यसभा पे चलते हैं। जैसे राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 245। इसका सदन 1/10 कितना होगा? लगभग 24.5। इसका मतलब क्या हुआ कि कम से कम 25 सदस्यों का होना जरूरी है। अगर इससे कम सदस्य आते हैं तो बैठक को स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसका नियम होता है, इसी को गणपूर्ति कहा जाता है, कि सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसके 1/10 से सदस्य संख्या कम नहीं होनी चाहिए। आगे पूछा गया आपसे, आपका अपना अगला सवाल है, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त कर सकता है। शब्दों पे ध्यान दें मित्रों, बहुत ही दिलचस्प सवाल है। कितने दिन तक, किसको बताए बिना? जो सदन का चेयरपर्सन है। तो मित्रों उसका जवाब है 60 दिन। क्लियर? अब इसका मतलब क्या है जरा जाने। देखिए मित्रों, होता ये कि जब आप चुनाव जीत जाते हैं और सदन की सदस्यता ले लेते हैं, तो सदन की सदस्यता ले लेने के बाद जब सदन का सत्र बुलाया जाता है, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे थोड़ी देर पहले किया था, तो नियम यह कहता है कि अगर आप कभी भी किसी कारणवश अगर आप सदन के सत्र में शामिल नहीं हो पाते हैं तो कोई बात नहीं, ना शामिल हो, लेकिन इसकी सूचना आप अपने पीठासीन अधिकारी को जरूर दे दें, जिसको कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, पीठासीन अधिकारी होता कौन है? आपको उस सवाल का जवाब देते चलते हैं। पीठासीन अधिकारी, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो फिर यहाँ पे आपको मित्रों कौन देख, यहाँ पे बल्कि आप ये कह लें सदन का पीठासीन अधिकारी, सदन का पीठासीन अधिकारी। तो सदन कितने होंगे? 2 सदन होंगे, ठीक है। वो आप क्या जानते हैं? जानते हैं निम्न सदन है और उच्च सदन है, यानी अपर हाउस है, ठीक है। उच्च सदन में कौन कौन आएगा? तो आप जानते हैं कि राज्यसभा आएगी, राज्यों में विधान परिषदें यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आएगी, केंद्र में यहाँ पे कौन आएगा? अगर आप सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा आपका लोकसभा, और राज्यों में विधानसभाएं। मित्रों ये ध्यान में रखें, पीठासीन अधिकारी का मतलब होता है ये जो चारों सदन बनाए गए हैं, इन्हीं सदन का जो सबसे बड़ा अधिकारी है। तो कौन होगा? निम्न सदन में जिसको बैठाया जाता है उसको हम लोग कहते हैं अध्यक्ष, स्पीकर कहते हैं आप, जैसे लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष। तो निम्न सदन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं, अंग्रेजी में आप स्पीकर कहते हैं। उच्च सदन के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं सभापति, यानी चेयरपर्सन, ठीक है। यही दोनों लोग क्या हैं? ये सदन के पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि बिना इनको, जैसे मान लें आप राज्यसभा के सदस्य, इसके सदस्य हैं, तो राज्यसभा का जो सभापति है उसको बिना सूचना दिए हुए, लिखित सूचना दिए हुए आप सदन की कार्यवाही से अगर 2 महीने से ज्यादा गायब हैं, तो अगर सभापति चाहेगा तो केवल सदन से निष्कासित ही नहीं करेगा, आपकी जो सदन की सदस्यता है वो भी समाप्त की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? आप निष्कासित हुए, आपका स्थान निरिक्त कर दिया, वैकेंट कर दिया, अब वहां पे चुनाव कराया जाएगा। एक लाइन का मतलब क्या हुआ? आपके सदन की सदस्यता समाप्त हो गई है। तो राइट आंसर है 2 माह यानी 60 दिन। चलें आगे। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कौन? राज्य मंत्रिपरिषद। क्या पूछा जा रहा है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगी? मित्रों उसका सीधा जवाब क्या है? विधानसभा। याद करें, अभी किसी वीडियो में हमने आपको पूरा डिटेल में बताया था कि जब कभी भी उत्तरदायित्व की बात आए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आए, तो हमेशा ध्यान में रखें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मंत्रिपरिषद की होगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मंत्रिपरिषद की होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? अगर केंद्र की मंत्रिपरिषद है तो पीएम होगा,
और राज्य की मंत्रिपरिषद है तो राज्य का सीएम होगा। अब अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि उत्तरदायित्व, तो सवाल है कि उत्तरदायित्व किसका? मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। तो उत्तरदायित्व बच्चों दो तरीके का होता है, एक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व मित्रों हमेशा, एक सवाल ये नोट कर लें कि हमेशा राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रति होती है, प्रेसिडेंट या गवर्नर, ठीक है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किसके लिए है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति है? आंसर एकदम रट लें, निम्न सदन के प्रति, यानी लोअर हाउस के लिए। और निम्न सदन में कौन आएगा? आप जानते हैं, सेंटर में लोकसभा, राज्यों में विधानसभाएं, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है? राज्य मंत्रिपरिषद, यानी किसकी बात हो रही है? राज्य में कौन बैठेगा? चीफ मिनिस्टर, उसकी मंत्रिपरिषद। क्या पूछा जा रहा है? सामूहिक उत्तरदायित्व। देखिए ये लिखा गया, और सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होगा? निम्न सदन की। तो अगर मान लिया अगर प्राइम मिनिस्टर की बात होती तो यहाँ पे हम प्राइम मिनिस्टर लोकसभा लिखते। बात किसकी हो रही है? बात किसकी हो रही है? विधानसभा की। इसका मतलब क्या हुआ कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न सदन यानी विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। चले आगे। पूछा गया, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व की सूचना देना जरूरी है? वो मित्रों है सीधा सा जवाब 14 दिन पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि 14 दिन पहले आपको नोटिस देना जरूरी है, तभी उसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही सदन में की जा सकती है, या यूं कह ले कार्यवाही की शुरुआत की जा सकती है। अगला है, विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया। विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। किसको हटाया जा रहा है? विधानसभा अध्यक्ष, जिसको आप क्या कहते हैं? स्पीकर है। विधानसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। फिर पूछा गया, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा 3/4 बहुमत से। मित्रों उसका सीधा जवाब है विधानसभा सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से बिल पास कराया जाता है, ठीक है। इतना जरूर ध्यान में रखें कि जब कभी भी विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध पद से हटाने का संकल्प कभी सदन में लाया जाएगा तो उसकी शुरुआत विधानसभा अध्यक्ष को कर रहे हैं, के लिए कर रहे हैं, तो शुरुआत विधानसभा से होगी। अगर मान ले यहां पे भी आपसे ये कह दिया जाता को विधान परिषद का है, तो उसकी शुरुआत हम विधान परिषद से करते। क्लियर? और जब भी इसको पद से हटाया जाता है तो केवल साधारण बहुमत की मतलब होती है। इसका मतलब क्या हुआ? सदन की जो संख्या रखी गई है उसके 50% प्लस 1 यानी आधे से एक ज्यादा, इसी को क्या बोला जाता है? साधारण बहुमत। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? विधानसभा के सदस्य उसको हटाएंगे। चलें आगे। कहा गया आपसे, विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? यानी स्पीकर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, विधानसभा अध्यक्ष किसको देगा? जो विधानसभा का उपाध्यक्ष है, यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउस। आप इसको इस तरीके से समझें कि त्यागपत्र देने की प्रक्रिया क्या होती है मित्रों। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ज्यादा बेहतर होगा कि बात अगर निम्न सदन की है, लोअर हाउस की, तो लोअर हाउस में ही कौन बनाए जाते हैं? अध्यक्ष बनाए जाते हैं, स्पीकर। अगर उच्च सदन होता है तो वहां पे सभापति बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे त्यागपत्र देने की यानी रिजाइन करने की व्यवस्था क्या है? तो उसकी व्यवस्था मित्रों ये होती है कि आप इसको इस तरीके से लिखें, जैसे अध्यक्ष है, स्पीकर, और फिर कौन है? उपाध्यक्ष है, डिप्टी स्पीकर है, ठीक है। अब अगर मान लें कभी त्यागपत्र देने की बात आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और उपाध्यक्ष इनको त्यागपत्र देगा। त्यागपत्र, रिजाइनेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? विधानसभा उपाध्यक्ष को। चलें आगे। अगला सवाल है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति,
और जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? सवाल क्या है? निर्वाचन क्षेत्र है, निर्वाचन क्षेत्र में क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को क्या दिया गया? रिजर्वेशन दिया गया है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो सीटें रिजर्व की गई हैं उसकी रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है? तो मित्रों उसका जवाब है 1142। ठीक है, आप इसको मित्रों जानते हैं कि हमारे यहाँ जो लोकसभा है और जो विधानसभाएं बनाई गई हैं, मतलब क्या है? जो आरक्षण की जो व्यवस्था है, जो रिजर्वेशन दिया गया है आरक्षण की व्यवस्था में, वहां ये ध्यान रखें, ये जो रिजर्वेशन दिया गया है कहां पे दिया गया है आपको? निम्न सदन में। ठीक है, निम्न सदन मतलब लोकसभा और राज्यों में विधानसभाएं। ठीक है, तो आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विधानसभा में जो रिजर्वेशन दिया गया है तो किसको दिया गया है? ये जो रिजर्वेशन दिया गया है ये दो लोगों को दिया गया, एक शेड्यूल कास्ट को और दूसरा शेड्यूल ट्राइब को। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि जनरल कैंडिडेट को यानी सामान्य वर्ग को और ओबीसी को कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। अब अगर जैसे मान लें थोड़ी देर के लिए अगर आप लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के लिए 86 सीट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47 सीट रिजर्व रखी गई है। ये मित्रों 86 नहीं 84 है, तो इतनी सीटें रिजर्व रख दी गई हैं। इसी तरीके से राज्यों में सीट रिजर्व रखी गई है। अगर आप इन सारी सीटों को जोड़ लेंगे अलग अलग राज्यों की तो उसका जवाब होगा 1142। आगे, विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? विधानसभा अध्यक्ष को यानी स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? आपको चार विकल्प दिया गया, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की व्यवस्था नहीं है मित्रों, इसका राइट आंसर ये है, व्यवस्था नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा डिटेल नोट कर लें। डिटेल ये है मित्रों कि सवाल क्या पूछा जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाएगा। तो मित्रों आप इसको जानते हैं कि जब कभी भी निम्न सदन का चुनाव होता है, लोकसभा का और विधानसभा का, मतलब क्या हुआ? निम्न सदन यानी लोअर हाउस चुनाव हुआ तो किसका किसका हुआ? लोकसभा का, और राज्यों में विधानसभा यानी असेंबली। तो जब चुनाव होता है तो आपने देखा होगा जैसे 2024 में भी चुनाव हुआ, तो चुनाव हुआ जब लोकसभा का तो आपने क्या देखा होगा? एक शब्द आपने पढ़ा होगा जिसको कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर, अस्थायी अध्यक्ष, हिंदी में कहा जाता है कई बार। प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। किसको नियुक्त करते हैं? जो चुने गए सांसदों में या विधायकों में जो सबसे वरिष्ठ होता है, जो मोस्ट सीनियर कैंडिडेट होता है, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो शपथ अगर लोकसभा की बात हो रही है तो शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा। ठीक है, अगर विधानसभा की बात हो रही है तो राज्यपाल दिलाएगा। किसको शपथ दिला रहा है? प्रोटेम स्पीकर को। जब प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला दी जाती है तो प्रोटेम स्पीकर का केवल एक काम होता है कि वो सदन के बाकी सदस्यों को जाके पद और गोपनीयता, सदन के सदस्यता की शपथ दिला दे। जब आप सदन की सदस्यता की शपथ ले लेते हैं तब शपथ ग्रहण कर लेने के बाद सदन के जो सदस्य होते हैं वो अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं। तो मित्रों ये ध्यान में रखें कि चूंकि जो ये सदस्य होते हैं, सदन के जो सदस्य होते हैं जो ये वाले, तो आपको पहले से बताया गया कि प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाया राष्ट्रपति ने, या राज्य की बात हो रही तो राज्यपाल की। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप सदन के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए। तो जब एक बार शपथ ले लेते हैं तो आप फिर क्या होता है कि उसी सदन के सदस्य आपको अध्यक्ष चुनते हैं। तो दोबारा जब आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो वहां पर शपथ ग्रहण आपको नहीं दिलाई जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका शपथ ग्रहण की व्यवस्था नहीं है। पूछा गया, देखें सवाल पूछ लिया गया आपसे, अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष यानी प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो मित्रों इतना ध्यान में रखें, अगर राज्य की बात हो रही है इसका मतलब हुआ उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, इसी को आप क्या कहते हैं? प्रोटेम स्पीकर। कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लें आप, आपसे कई बार सवाल पूछा जाता है। प्रोटेम स्पीकर, कुछ फैक्ट नोट करें। एक, संविधान में प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था नहीं है। संविधान में
कोई व्यवस्था नहीं रखी गई। किसकी? प्रोटेम स्पीकर की। दूसरी बात, प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाएगा? जो सर्वाधिक वरिष्ठ होगा, यानी वरिष्ठता के आधार पे, सीनियरिटी के आधार पे प्रोटेम स्पीकर बनाए जाएंगे। ठीक है, कौन नियुक्त करेगा? प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करेगा? ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान में रखें, लोकसभा में नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, विधानसभा में, असेंबली में कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अब आप फिर एक अगला सवाल नोट कर लें कि प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? केवल एक काम, कोई दूसरा काम नहीं है, कि सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाना। सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन के सदस्यता की शपथ दिलाना। सदन के सदस्यता की शपथ दिलाना। शपथ यानी ओथ, ये इसका काम है। ये एक काम करने के बाद ये लोग हट जाते हैं। ठीक है, एक बात ये भी ध्यान में रखें मित्रों, प्रोटेम स्पीकर की व्यवस्था जो अपने आए ये परंपरा के मुताबिक है, इसको ट्रेडिशन से फॉलो किया जाता है, ये संविधान में इसकी व्यवस्था नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको नोट कर लें। ये एक दिवसीय परीक्षाओं में बार बार आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने आपको फैक्ट क्या बताया? एक, प्रोटेम स्पीकर यानी जिसको आप अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं, ये क्या है? संविधान में इनका कोई जिक्र नहीं है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा तो फिर इसका ये चुने क्यों जाते हैं? परंपरा के तहत चुने जाते हैं, बाय ट्रेडिशन या कन्वेंशन चुने जाते हैं। फिर आपको क्या बताया गया? किसको बनाया जाएगा? आपको बताया गया जो उस सदन में जो लोग चुन के आए हैं, जो सबसे वरिष्ठ कैंडिडेट होगा, मोस्ट सीनियर कैंडिडेट होगा, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। कहां पे बनाया जाएगा? हमने आपको बताया नियुक्त कौन करेगा। अगर राज्य की बात हो रही है, विधानसभा की, तो राज्यपाल नियुक्त करता है। केंद्र की बात हो रही है तो राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब आपको क्या हुआ कि प्रोटेम स्पीकर बना दिया गया। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है? कि जो उस सदन के बाकी सदस्य हैं उनको सदन के सदस्यों को सदन के सदस्यता की शपथ दिला देना, केवल इतना काम होता है। वही आपसे यहां पे सवाल पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो सीधी सी बात है, विधानसभा के सदस्य करेंगे। ये क्लियर? राइट आंसर क्या होगा? विधानसभा के सदस्य करते हैं। ये ध्यान में रखें, विधानसभा के सदस्य से मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों शामिल है। आगे चलें। पूछा जा रहा है, विधानसभा की बैठक की अंतिम तिथि और दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितने समय से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए? तो मित्रों उसका जवाब है 6 माह। आपको पहले से हमने बताया कि 3 सत्र चलते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, और 2 सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आगे है, विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? क्या पूछा जा रहा है? कम से कम कितनी बार बुलाया जाना चाहिए? आहूत देखिए लिखा गया ना, तो कितनी बार होगा? 2 बार होगा। और हमने आपको ये बताया है कि सत्र की संख्या होती है 3, लेकिन एक साल में कम से कम 2 सत्र बुलाना जरूरी होता है। आगे, विधानसभा की गणपूर्ति यानी कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत है? बच्चों, कभी भी गणपूर्ति की बात आए या कोरम की बात आए, हमेशा एक संख्या याद कर लें, वो है 1/10, यानी सदन की कुल संख्या का 1/10। इतना सदस्य होना जरूरी है, तभी सदन की कार्यवाही चलती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 1/10। ठीक है, एक चीज और ध्यान में रखें, बहुत ही काम की चीज है, अक्सर सवाल पूछा जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है, जमानत राशि जब्त हो जाती है, जमानत राशि जब्त हो जाती है, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं सिक्योरिटी मनी। एक लाइन में याद रखें हमेशा, कई बार सवाल पूछा जाता है, जितने वैलिड वोट डाले गए हैं, वैध मतों का न्यूनतम 1/6 वोट मिलना जरूरी है। यानी अगर चुनाव में डाले गए जितने वैलिड वोट हैं, वैध मत हैं, अगर
उसके 1/6 से कम वोट आपको मिलेगा तो आपकी जमानत की जो राशि है वो जब्त हो जाएगी, सीज कर दी जाती है। तो ये 1/6 यहाँ पे याद कर लें। जमानत राशि के लिए 1/6 और कोरम के लिए 1/10। इसको रट लें, बहुत ही काम की चीज है आपके। आगे, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है मित्रों, उसका जवाब सीधा सा क्या है? 25 साल। राइट आंसर बी। डिटेल क्या है आपको थोड़ा सा बता दें, प्रीवियस लेक्चर में हम इसको बता चुके हैं, लेकिन जो बच्चे हमारे नए नए जुड़े हुए हैं वो इसको जान लें। एक चीज ध्यान में रखें बच्चों कि 35 साल जिनके लिए उम्र जरूरी है उसमें 3 लोग आते हैं। कौन? राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, राज्यपाल यानी गवर्नर। ये तीनों पद ऐसे हैं जिनके लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? 35 साल। 5 साल घटा दें, कितना हुआ? 30 साल यानी 30 ईयर। किसके लिए जरूरी है? एक लाइन में याद रखें, उच्च सदन के सदस्यों के लिए। उच्च सदन के सदस्यों के लिए यानी मेंबर ऑफ अपर हाउस। तो उच्च सदन में कौन कौन आएगा? केवल 2। राज्यसभा, राज्यों में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। यानी उच्च सदन का सदस्य होना है तो न्यूनतम उम्र 30 साल है। फिर 5 साल घटा दें, आ जाएं आप 25 साल। ठीक है, 25 साल किसके लिए जरूरी है? एक लाइन में याद रखें मित्रों, यहां उच्च सदन लिखा है आपने, यहां पे लिख लें निम्न सदन यानी लोअर हाउस। ठीक है, लोअर उच्च सदन, निम्न सदन के सदस्यों के लिए। और निम्न सदन में कौन कौन आएगा? केवल 2। कौन? लोकसभा, राज्यों में विधानसभाएं। मतलब क्या हुआ? इनके चुनाव के लिए 25 साल, इनके चुनाव के लिए 30 साल और इनके लिए 35 साल। सवाल क्या पूछा जा रहा है? विधानसभा का सदस्य। तो विधानसभा क्या है? निम्न सदन है, ये देखिए लिखा गया। इसके लिए उम्र कितनी है? 25 साल। तो राइट आंसर आपका हुआ बी। आगे, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी बैठक, प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया था? वो मित्रों ये है केरला राज्य है। कुछ ऐसे राजनीतिक परिस्थितियां बन गई उस समय कि केरल राज्य में चुनाव परिणाम आने के बाद ये हुआ कि उसकी पहली बैठक बुलाई जाए, उसके पहले ही उसको डिसॉल्व करना पड़ गया था। तो 19 वो केरल राज्य है, यानी ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? यानी कि बात किसकी हो रही है? नेशनल इमरजेंसी की। कितने समय के लिए बढ़ाएंगे मित्रों? तो क्या है? 1 साल। आप नेशनल इमरजेंसी के विषय में मित्रों जानते हैं कि अनुच्छेद 352 में यानी 352 में राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है। इमरजेंसी आपको बताया गया था कि कब लगता है? युद्ध यानी वार या बाह्य आक्रमण यानी एक्सटर्नल अटैक की स्थिति में लगेगा, या फिर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह, इन दोनों में से कोई भी स्थिति हो जाए तो नेशनल इमरजेंसी लग जाती है। और अपने यहां जो नेशनल इमरजेंसी लगी है वो केवल 3 बार लगी है। आप इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। एक लगी थी पहली बार 1962 में, चीन से युद्ध हुआ था। दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। यानी ये दोनों किस आधार पर लगाए गए? युद्ध के आधार पे। ये लगाया गया था 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे। तो भारत में केवल 3 बार इमरजेंसी लगी है। वही आप जब इमरजेंसी लग जाती है मित्रों तो ये ध्यान में रखें कि विधानसभा वगैरह का कार्यकाल या यूं कह लें निम्न सदन के कार्यकाल को 1 साल तक के लिए जरूरत पड़ने पर आगे बढ़ाया जा सकता है। चले आगे, अगला सवाल है मित्रों, आपसे सवाल पूछा गया कि सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी बात किसकी हो रही? विधानसभा की कार्यकाल। मित्रों सामान्य कार्यकाल 5 साल का है। फैक्ट के रूप में केवल आप इतनी बात ध्यान में रखें कि आप जब जानते हैं, जब कभी हम लोग सदन यानी हाउस के विषय में पढ़ते हैं तो 2 सदन होता है, एक निम्न सदन यानी लोअर हाउस और दूसरा उच्च सदन यानी अपर हाउस।
ठीक है। निम्न सदन में 2 लोग आते हैं, 2 सदन आते हैं, एक लोकसभा और राज्यों में विधानसभाएं। उच्च सदन में इसी तरीके से कौन आएगा, यहां पे आएगा राज्यसभा और राज्यों में विधान परिषदें यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इतना ध्यान में रखें बच्चों कि निम्न सदन का कार्यकाल सामान्यतः 5 साल का है और उच्च सदन के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है। ठीक है, तो ये सामान्य कार्यकाल है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि सदन के कार्यकाल को यानी निम्न सदन के कार्यकाल को जरूरत पड़ने पर कम भी कर दिया जाता है, यानी 5 साल से कम भी हो जाता है, और जरूरत पड़ी तो 5 साल से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे याद करें, अपने यहां जैसे लोकसभा है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहे हैं, जो 5वीं लोकसभा थी अपनी 5th लोकसभा, तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था 1971 से लेके 77 तक। ये कितना साल हो गया, 6 साल। किसका, लोकसभा का। लेकिन लोकसभा भी क्या है, लोकसभा क्या है, निम्न सदन है, तो 5 साल काम होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, 75 की बात है, 71 से 77, और 75 में अभी हमने आपको बताया 75 में इमरजेंसी लग गई थी। तो इमरजेंसी में निम्न सदन के कार्यकाल को जरूरत पड़ने पर 1 साल तक आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विधानसभा का सामान्य कार्यकाल वैसे 5 साल होता है, जरूरत पड़ने पर ये 5 साल से बढ़ भी सकता है, जैसे इमरजेंसी लग गई हो अनुच्छेद 352 में, तो 1 साल तक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर मान लें कि कभी ऐसा कुछ हुआ कि सदन में किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिल पा रहा है और वहां पे सरकार चलाना कठिन हो जाता है, तो वहां पे विधानसभा को भंग करके दोबारा चुनाव करा दिया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी यानी 5। आगे, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है। ठीक है, शब्दों पे ध्यान दें, जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद, तो अगर आप ये देखेंगे कि इसमें किसकी विधायिका नहीं है, तो मित्रों उसका जवाब है लद्दाख। ये ठीक है। अब इसका अगर आप थोड़ा सा डिटेल लेना चाहें तो आप उसका डिटेल ले लें। देखें मित्रों, बात यह है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक, जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब लाया गया, जब अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया। ठीक है, जब यह विधेयक लाया गया तो आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो पहले केवल एक पूर्ण राज्य हुआ करता था, अब उसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब इसमें क्या कर दिया गया कि 3 टुकड़े हो गए, एक जम्मू, फिर कश्मीर, फिर आपका लद्दाख। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर के लिए विधानसभा है यानी असेंबली है, इसी का चुनाव हो रहा है। इस समय चुनाव हो नहीं रहा है, चुनाव होने जा रहा है कब, सितंबर 2024 में, और यहां पे विधायिका नहीं है। ठीक है, ये केवल केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश ये भी है, लेकिन ये पूर्ण राज्य नहीं है, अर्ध राज्य है। और हम आपको किसी प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि अपने यहां संविधान में जो राज्य बनाए गए हैं उनको 2 तरीके से बांटा गया है। कौन कौन, एक जिनको आप पूर्ण राज्य यानी फुल स्टेट कहते हैं, ठीक है, और फिर एक है जिनको हम लोग कहते हैं अर्ध राज्य, अर्ध राज्य जिसको आप कहते हैं क्वासी स्टेट या सेमी स्टेट। ठीक है, तो पूर्ण राज्यों की संख्या कितनी है भारत में, 28। और जो यहां पे आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग कि केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज, यूटी कहा जाता है, केंद्र शासित प्रदेश। इन केंद्र शासित प्रदेशों में 8 प्रदेश आते हैं। इसी 8 में से 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभाएं हैं। उसी में से एक कौन है, जम्मू कश्मीर, बाकी दो कौन है, एक दिल्ली और एक पांडिचेरी। मतलब क्या हुआ, अर्ध राज्य में राज्यों की संख्या कितनी हो गई, तो आपका जवाब होगा 3। कौन कौन, एक दिल्ली, फिर दूसरा पुदुचेरी यानी जिसको हम लोग पांडिचेरी भी कहते हैं, और तीसरा जम्मू और कश्मीर। ये ऐसे राज्य हैं तो ये कहने के लिए 3 केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन इन तीनों राज्यों में विधायिका बनाई गई है, लेजिस्लेचर बनाया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे चीफ मिनिस्टर भी होते हैं। जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, पांडिचेरी में अगर देखेंगे तो एन रंगासामी जी हैं,
अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव इस समय मतलब चुनाव होने की तैयारी हो रही है। चुनाव हो जाने के बाद जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका सी। चलें आगे। पूछा गया है विधानसभा के प्रत्येक सदस्य कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रत्येक सदस्य कितनी जनसंख्या का? मित्रों उसका जवाब है लगभग यही। ठीक है, चलें आगे। आपका अगला सवाल है बिहार विधानसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या है बच्चों 243 ये। ठीक है, इतना हम आपको पहले से भी बता चुके हैं कि विधानसभा में जब कभी सीटों की संख्या की बात आए तो कुछ फैक्ट आप अपने दिमाग में हमेशा रखें। बात किसकी हो रही है? विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। ध्यान रखें, मैक्सिमम सीट यानी किसी राज्य में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है? 500। इससे ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। ठीक है, अगला फैक्ट याद रखें, जो मिनिमम सीट है, न्यूनतम सदस्य संख्या, वो कितनी है? 40। ठीक है, अपने यहां एक राज्य है जो इसका अपवाद है, एक्सेप्शनल कंडीशन है, जिसको आप ये कह सकते हैं वो है, सॉरी एक मिनट, ये मित्रों 60 नहीं है, ये 40 नहीं है, ये 60 है। इसमें से अपने यहां कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। जैसे जब आप कभी पढ़ते हैं यहाँ पे इसके लिए, तो जैसे अपने यहाँ जो सीटें रखी गई हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 60 सीट हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे 40 सीट है, और कुछ एक राज्य केवल ऐसा है जहाँ पे 32 सीट है, उसका नाम है सिक्किम। यानी सिक्किम में विधानसभा की सीट 32 है। ठीक है, आपको इसका मतलब क्या हुआ? ये अपवाद में आते हैं, ये अपवाद में आते हैं। अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है विधानसभा में? 60। 60 राज्यों में अगर आप अपवाद देखेंगे तो जो 60 के नीचे है, तो 60 में नीचे कौन आते हैं? तो यहाँ पे कौन आता है? जैसे आपका गोवा आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 40 से कम सीटों में अगर आप देखेंगे तो उसी में एक राज्य सीट आती है आपकी, जिसको आप कहते हैं मिजोरम। ठीक है, यानी मिजोरम में विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो 40 है। तो 2 राज्यों में 40 है। अपने यहां लगभग 5 स्टेट ऐसे हैं जहां पे सीटों की संख्या 60 बताई गई है। जैसे मेघालय है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। ठीक है, तो मिनिमम सदस्य संख्या याद रखें, मैक्सिमम सदस्य संख्या याद रखें। बाकी राज्यों में अगर आप यूपी की बात करेंगे तो यूपी में सबसे ज्यादा सीट है, तो कितनी आप पढ़ते हैं विधानसभा में? 403। तो बिहार की अगर आप बात करेंगे तो 243 सीट रखी गई है। अब हम लोग चलते हैं आगे। सवाल है असम विधानसभा में कुल कितनी सीटें रखी गई हैं? तो असम में अगर आप देखेंगे बच्चों तो 126 सीट है। बात किसकी हो रही? असम विधानसभा की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आपका अगला सवाल है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की संख्या। यूपी में हमने आपको पहले से बताया था बच्चों, वो 403 है, वो देखिए ये रखा गया है। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेट है, तो सबसे बड़ा स्टेट होने के नाते यहाँ पे विधानसभा में सदस्यों की संख्या 403 रखी गई है। तो क्या है कि सदस्य संख्या 403 है, और ये भारत में जितने राज्य हैं उसमें सबसे ज्यादा सदस्य संख्या है। ठीक है, सर्वाधिक है। अब चले हम लोग आगे। अगला सवाल है किन 2 राज्यों के जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? तो मित्रों उसका जवाब है जिनकी संख्या आपस में बराबर है वो है आपका कर्नाटक और मध्य प्रदेश। सीटों की संख्या कितनी है? यहां पे विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 223। ठीक है, अब हम लोग चलते अगले सवाल पे। आपका अगला सवाल है किस राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? किस राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट है? तो आपका जवाब क्या होगा? यूपी। अब अगर मान लें आप सीट की संख्या लिखना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं यहां पे कितनी सीट है? 403। ठीक है, बंगाल में अगर आप आएंगे तो 294, महाराष्ट्र में आएंगे तो 288, और आंध्र प्रदेश में अगर आप आएंगे तो आंध्र प्रदेश में सदस्यों की जो सदस्य संख्या है वो थोड़ा ध्यान नहीं आ रही मित्रों, लेकिन जो सबसे सदस्य संख्या है वो है यूपी।
यानी उत्तर प्रदेश। चलें आगे। सवाल है, भारत के किन किन संघ शासित प्रदेशों में विधानसभा अस्तित्व में? देखें, सवाल आपसे पूछ लिया गया, किन किन संघ शासित प्रदेशों में यानी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा बनाई गई है? तो हमने आपसे कब क्या बताया, जहां जहां चीफ मिनिस्टर होंगे, तो जरा याद करें, दिल्ली और पौंडीचेरी में। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ये ध्यान दें मित्रों, कुछ चीजों के ऊपर आप ध्यान देते चलें। देखें, अपने यहाँ क्या है, जो अपना देश है भारतवर्ष, उसमें भारत राज्य क्षेत्र में जब आप कभी पढ़ते हैं कि कितने राज्य हैं, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको देखें, इस तरीके से पढ़ें, राज्य। ठीक, तो कैसे राज्य? पूर्ण राज्य, फुल स्टेट, पूर्ण राज्य। इनकी संख्या है वर्तमान में 28। ठीक है, फिर हम लोग क्या पढ़ते हैं आगे? हम लोग आगे ये पढ़ते हैं जिनको आप कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, अंग्रेजी में आप कहते हैं इनको यूनियन टेरिटरी। इनकी संख्या कितनी है? 8। ये जो 8 संख्या पढ़ते हैं, इसी में से आप 3 को अलग कर लें। कौन कौन से? एक दिल्ली को, ठीक, फिर पौंडीचेरी को, जिसको आप पुदुचेरी कहते हैं इस समय, पौंडीचेरी को, और फिर जम्मू और कश्मीर को, जम्मू और कश्मीर को। ये 3 हो गए। ये 3 जो राज्य हैं मित्रों, ये ऐसे राज्य हैं जिनको अर्ध राज्य कहा जाता है, सेमी स्टेट, अर्ध राज्य। ठीक है, अब यहां पे बाकी कितने बचे? 5। ये जो 5 पढ़ते हैं, जिसमें आप अंडमान निकोबार इन सब चीज को ले लेते हैं, ये क्या है? इन 8 में से ये जो 3 राज्य है, यहां पे क्या है? विधायिका बनाई गई है, लेजिस्लेचर बनाया गया है। इसीलिए यहां पे क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर बैठाए जाते हैं। जैसे दिल्ली में चीफ मिनिस्टर है, पौंडीचेरी में चीफ मिनिस्टर है, अब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहा है, तो यहां पे भी चीफ मिनिस्टर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां पर विधायिका है, यानी वहां पे विधानसभा है। विधानसभा होने के नाते यहां पे चीफ मिनिस्टर बैठाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी 5 है, वहां पे कोई भी विधानसभा नहीं है, इसीलिए वहां मुख्यमंत्री नहीं होते। और कहने के लिए क्या है कि सबके सब 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उन 8 में से ये जो 3 स्टेट हैं, इनकी जो स्थिति है, संवैधानिक स्थिति, वो थोड़ा अलग है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया? दिल्ली और पौंडीचेरी में क्या है? विधानसभा बनाई गई। देखें, आपका ही सवाल पूछा गया है। तो विधानसभा होने के नाते ही यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होते हैं। दिल्ली में अरविंद जी हैं, केजरीवाल जी हैं। पौंडीचेरी में कौन है? आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा, तो एन रंगासामी है, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और जम्मू कश्मीर में हमने आपको बताया चुनाव हो ही रहा है, चुनाव परिणाम आ जाएगा, जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिल जाएगा वही चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। चलें आगे। उस राज्य, संघ राज्य का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है। उस संघ राज्य का नाम बताइए। ठीक है, तो क्या पूछा जा रहा है? आपको क्या ऑप्शन दिया गया? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, लद्दाख और पुडुचेरी। मित्रों, इन चारों में से अभी हमने आपको बताया पुदुचेरी है, जहां विधानसभा बनाई गई है। विधानसभा में सीटों की संख्या 30 है, और यहां की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो एन रंगासामी है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? पुदुचेरी, जो आपसे सवाल पूछा गया है। यहां पे चीफ मिनिस्टर भी हैं और उसकी मंत्रिपरिषद भी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? ठीक है, तो इसका सीधा जवाब क्या है कि कहां पर नहीं है? तो जरा याद करें, हमने आपको क्या बताया था? पुदुचेरी में चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली में चीफ मिनिस्टर हैं, गोवा में भी चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन लक्षद्वीप में विधानसभा नहीं है, इसीलिए चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। तो वहां पे कोई विधानसभा नहीं है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? लक्षद्वीप, ये। चलें आगे। भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी राज्य विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य इसका अपवाद है? 60 से कम सीट नहीं हो सकती है। त्रिपुरा, मेघालय,
सिक्किम और मणिपुर। मित्रों, इसमें ये जो राज्य है ना, ये यहाँ पे 32 सीट रखी गई है। ठीक है, जैसे बाकी में जैसे हमने आपसे बताया था कि 3 राज्य ऐसे हैं जहां पे 40-40 सीट रखी गई है, यानी यहां पर 40 सीट है। तो 40 सीट में कौन कौन सा आता है? एक आपका गोवा है और एक मिजोरम है। ठीक है, इन दोनों राज्यों में 40-40 सीट है। यहां पे हमने आपको बताया सिक्किम में 32 सीट है। बाकी जैसे बाकी राज्यों में जैसे आपने लिखा मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, यहां पे जो सीटें रखी गई हैं वो 60-60 सीटें रखी गई हैं। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें सिक्किम यानी सी। आगे चलें। किसी राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? शब्दों पे ध्यान दें मित्रों, विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या वो क्या है? 60 है। हमने आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले कि विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 60 है और अधिकतम संख्या 500 है। यानी विधानसभा में 500 से ज्यादा सीट नहीं हो सकती और विधानसभा में न्यूनतम सीट 60 है, इससे कम नहीं हो सकती। लेकिन सिक्किम इसका अपवाद है। सिक्किम कह लें, और जो आपका ये है गोवा और जो ये है मेघालय मिजोरम है, यहाँ पे 40-40 सीटें रखी गई हैं। तो आपका अपवाद राइट आंसर क्या होगा? 60। आगे, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में देखें, सवाल पूछ लिया गया आपसे कि विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? उसका जवाब है 500। ठीक है, हाँ चलें एक चीज आपको लगे हाथ और बता देते हैं मित्रों। उसका जवाब वो ये है कि यहां पे बात किसकी हो रही है? विधानसभा की। विधानसभा, ठीक है। तो विधानसभा में आपको क्या बताया गया कि जो अधिकतम सीट होगी 500 होगी, न्यूनतम सीट कितनी होगी? आपको बताया गया 60 होगी। ठीक है, कुछ राज्य इसके अपवाद हैं। ये तो विधानसभा की बात हो गई, लेकिन मान लें आपसे विधान परिषद पूछ लिया गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अगर मान ली विधान परिषद की बात हो रही है और वहां पे आपसे ऐसा सवाल पूछ लिया गया तो आप थोड़ा सतर्क हो जाइएगा। इसका जवाब क्या होगा? नोट करते चलें। इसका जवाब मित्रों ये है कि विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम सीट कितनी होगी, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो उसका जवाब आप क्या लिखेंगे? उसका जवाब है उस राज्य की विधान सभा में सदस्यों की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कम हो सकती है। और न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होगी? तो आपका सीधा जवाब होगा 40 सीट होगी। नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए। विधानसभा में यह स्थिति है, विधान परिषद में यानी जिसको आप कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलसी यहीं पे आते हैं। यहां पे कौन आते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो विधानसभा की स्थिति ये, विधान परिषद की स्थिति ये है। विधान परिषद में आपको बताया गया कि अधिकतम सीट कितनी होगी, तो उस राज्य की जो विधानसभा है उसके कुल सदस्य संख्या के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है। अब चलें आगे। सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो मित्रों इसका जवाब है अनुच्छेद 170। ठीक है, यानी राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। अब आपका अगला सवाल है कि राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? उसी सवाल को घुमा के पूछ लिया गया है, वो देखिए ऑप्शन सी। ठीक है, तो आज के सवाल के लिए मित्रों केवल इतने। कल कुछ और नए सवालों के साथ आपके साथ मुखातिब होंगे। आप इनको हल करते रहें मित्रों,
वनडे एग्जामिनेशन, एसएससी जीडी या ऐसी परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए रामबाण है। जिस भी टॉपिक को हम उठा रहे हैं, पिछले कई सालों से जो सवाल पूछा गया है उसी को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं और उसके साथ कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अपडेट करते देते चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। आप अपना कमेंट दें और आपके हर एक सुझाव हमारे सराखों पर है। जैसे होगा आप हमको अपने कमेंट्स बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।